नमस्कार साथियों, डाइट बाड़मेर के डिजिटल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं घनश्याम वार्डे व्याख्याता। आज अपन विज्ञान कक्षा 10 के पाठ सामाजिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरक का लास्ट टॉपिक उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है और स्वयं अपरिवर्तित रहता है, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक जैसे एक समीकरण देखें अपन, एक अभिक्रिया के वनस्पति तेल के अंदर जब हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जाती है तो निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति घी का निर्माण होता है। तो मतलब ये इस अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है, लेकिन स्वयं उसके अंदर भाग नहीं लेता। इसकी उपस्थिति के अंदर ही ये क्रिया होती है। तो ये स्वयं परिवर्तित नहीं होता, केवल अभिक्रिया की गति जो होती है, वेग जो होता है, उसे परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक को अपन अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को अपन अगर विभिन्न भागों में बांटें तो अवस्था के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक का मतलब होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ या उत्पाद एवं जो उत्प्रेरक उपयोग में लिया जा रहा है, तीनों यदि एक ही अवस्था के हैं, एक ही अवस्था का मतलब है तीनों द्रव अवस्था के हैं या तीनों गैस अवस्था के हैं या तीनों ठोस अवस्था के हैं, यदि तीनों की अवस्थाएं समान होती है तो ऐसे उत्प्रेरक जो होते हैं वो समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे अपन ये एक समीकरण देखें, मेथिल एसीटेट जो होता है उसकी जल से क्रिया कराई जाती है तो एसिटिक अम्ल बनता है। तो ये उपस्थिति होती है उत्प्रेरक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो अपन देखते हैं ये भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है और ये भी लिक्विड होता है। तो तीनों की अवस्थाएं जो होती है द्रव अवस्था होती है, इसलिए इस उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। लेकिन आप देखें विषमांगी उत्प्रेरक, जिसके अंदर अभिकारक जो भाग ले रहे हैं उत्पाद और जो उत्प्रेरक हैं, तीनों में से यदि कोई अलग अलग अवस्था वाले होते हैं तो ऐसे को विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे ये गैस अवस्था के अंदर होता है, ये द्रव अवस्था में होता है, ये सॉलिड अवस्था में होता है और ये गैस अवस्था में होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों गैस अवस्था के अंदर होते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस। अमोनिया गैस भी गैस अवस्था में होता है, लेकिन उत्प्रेरक जो होता है वो सॉलिड ठोस अवस्था में होता है, इसलिए इसे विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। अब आता है क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक। एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक। वे उत्प्रेरक जो किसी भी अभिक्रिया में जाने पर उस अभिक्रिया को तेज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है तो उसमें जो उत्प्रेरक होता है उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे पोटेशियम क्लोरोऑक्सीडेट के अंदर जब मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का उपयोग लिया जाता है तो ये क्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तेज कर देता है और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। उसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर जब ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड की उपस्थिति के अंदर ये क्रिया जो है तेज हो जाती है। तो जो अभिक्रिया को तेज करते हैं तो ऐसे उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया को जो है उसकी गति को बिल्कुल कम कर देते हैं। जैसे आप देखते हो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है उसे प्रयोगशाला में सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि वह जो है सामान्य ताप और दाब पर जल और ऑक्सीजन गैस के अंदर परिवर्तित हो जाता है, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए इसके अंदर ग्लिसरॉल बनाया जाता है। ग्लिसरॉल बनाने से क्या होता है कि ये अभिक्रिया बिल्कुल धीमी पड़ जाती है और इसे सुरक्षित रखने के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में ग्लिसरॉल को इसके अंदर मिलाया जाता है। तो ये अभिक्रिया धीमी पड़ जाती है और ये प्रयोगशाला में हमें सुरक्षित रहता है।
और ये जल और ऑक्सीजन गैस में नहीं बदलता है। तो ये अभिक्रिया को कम कर देता है, इसलिए इसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। तो इसमें ग्लिसरॉल एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे ये है क्लोरोफॉर्म, प्रयोगशाला के अंदर क्लोरोफॉर्म जो होता है वो भी ऑक्सीजन से क्रिया कर फॉस्फीन नामक हानिकारक गैस में बदलता है, लेकिन इस क्रिया को रोकने के लिए इसे एथेनॉल इस क्लोरोफॉर्म के अंदर मिलाया जाता है, जिसके कारण यह क्रिया भी बिल्कुल धीमी पड़ जाती है, इसलिए इसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। एक आता है स्व उत्प्रेरक, इसमें कोई उत्प्रेरक बाहर से नहीं डाला जाता। जैसे ये अभिक्रिया आप देख रहे हैं कि एथिल एसीटेट जो होता है ये जल के साथ क्रिया करके एसिटिक अम्ल बनाता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा एसिटिक अम्ल जो है उस अभिक्रिया में बन जाता है तो ये एसिटिक अम्ल खुद जो है उत्प्रेरक का काम करता है, और ये थोड़ा सा ही बनने के बाद में ये क्रिया जो है अपनी गति पकड़ लेती है। पहले जिस गति से ये होता है उससे उसकी गति में वृद्धि हो जाती है, तो ये स्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। एक आता है जैव उत्प्रेरक। कई जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर जैव उत्प्रेरक काम में लिए जाते हैं, इन्हें हम अपनी भाषा में एंजाइम भी कहते हैं, और ये नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे अपन देखते हैं हमारे शरीर में यूरिया जो होती है वह जल के साथ यूरियज नामक एंजाइम की उपस्थिति में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो माल्टोज होता है वह भी माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज के अंदर माल्टोज को बदला जाता है। तो ये क्रिया जो है इनकी उपस्थिति में कराई जाती है, इसलिए ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। एक और आता है इसके अंदर क्रियाशीलता को प्रभावित करने की। ये गति तो हो रही है, लेकिन इसको प्रभावित करने के लिए जैसे अपन इसके आधार पर दो प्रकार की चीजें होती है। एक होती है उत्प्रेरक वर्धक और एक होता है उत्प्रेरक विष। एक अपन यही उदाहरण देखें, अपन नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की क्रिया कराने पर अमोनिया गैस बनाई जाती है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रोजन जो है इसको जो है उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया जाता है, लेकिन अगर इसके साथ में एक और तत्व फेरिक तत्व जो है लोहा जो है इसके साथ में मिला दिया जाए तो यह इसकी क्रियाशीलता को और बढ़ा देता है। तो ये उत्प्रेरक वर्धक का कारण होता है, मतलब इस क्रिया को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये इसके अंदर जब ये क्रिया होती है तो ये तो उत्प्रेरक होता है, निकल जो है उत्प्रेरक है, लेकिन साथ में जो लोहा है ये उत्प्रेरक वर्धक है, मतलब इस उत्प्रेरक के कार्य या क्रियाशीलता को यह बढ़ा देता है। लेकिन इसी के अंदर अगर अपन देखते हैं कि निकल के साथ में यदि अपन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलाते हैं तो यह इस अभिक्रिया की गति को कम कर देता है, तो इसे उत्प्रेरक विष के रूप में जाना जाता है। तो जो किसी भी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है उसे उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है। जैसे निकल के साथ लोहा उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, उसी प्रकार उत्प्रेरक विष जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है, जैसे निकल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरक के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही उत्प्रेरक के क्या गुण होते हैं, कुछ गुण हैं, कुछ 4-5 गुणों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला गुण होता है कि ये उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। पहला गुण इसका है, उत्प्रेरक जो है किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। दूसरा गुण जो है इसका है, इसकी सूक्ष्म मात्रा ही जो है उस अभिक्रिया को जो है वेग को बढ़ाने या कम करने में सहायक होती है। तो ये सूक्ष्म मात्रा के अंदर ही उपयोग में लिया जाता है। तीसरा इसका जो है, ये जो है अलग से प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक ही काम में लिया जाता है। हर एक अभिक्रिया के लिए कोई भी उत्प्रेरक काम में नहीं आता है, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक
काम में आता है। ये इसका तीसरा गुण है। चौथा गुण है कि ये केवल जो है उसके वेग को बढ़ाता या कम करता है, खुद जो है भाग नहीं लेता उसके अंदर। ये केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता या कम करता है। और पांचवा गुण है इसका अंतिम, ये एक निश्चित ताप पर ही क्रियाशील होता है। यदि उसका ताप कम या ज्यादा कर दिया जाए तो इसकी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता जो है कम या ज्यादा हो जाती है, उसकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। इस प्रकार ये उत्प्रेरक के जो है 5 गुण हैं। इसके साथ ही साथियों आज हमारा ये पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक समाप्त होता है। धन्यवाद।